डॉक्टर शीला राय जी, निश्चित रूप से जैसा कृष्ण भट्ट जी ने उनके बारे में संकेत किया, वो खुद इस विषय की अच्छी जानकार हैं। उन्होंने एक बड़ा काम किया और ये मैं केवल उनके लिए नहीं बल्कि मैं पक्की जानकारी के तौर पर कहना चाहता हूँ कि जो आदरणीय शीला जी ने प्रोजेक्ट किया, जो पिछले 5 अगस्त को, जिसको आज हम 1 वर्ष हो गया उसको मनाने जा रहे हैं, उस बड़े निर्णय को लेने में सरकार को जिन बिंदुओं से सहयोग मिला, जिस ओर से सहयोग मिला, उसमें से एक वो रिपोर्ट भी है जो डॉक्टर शीला राय जी ने जमा की थी और जिसमें प्रीति और बाकी सब उनकी टोली में शामिल थे। एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत प्रासंगिक रिपोर्ट थी, जो इस पूरे निर्णय के लेने की में उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। मैं उसके लिए अभिनंदन उनका करना चाहता हूँ। आज 1 वर्ष हुआ और जो कुछ उनकी रिपोर्ट में था, रिकमेंडेशंस, उनमें से काफ़ी कुछ ऐसी हैं जो लागू हो गई हैं और जिसको हम सब लोग, जिसका आनंद लेने के लिए आज यहाँ एकत्र हुए। 1 साल पहले हम सबको याद है 5 अगस्त 2019 एक ऐतिहासिक तिथि बन गई, जिस दिन हमने एक बहुत बड़ा विषय लिया। अब फिर से 5 अगस्त आने वाला है 3 दिन बाद, और इस दिन एक और ऐतिहासिक मामला होने वाला है, हम सबके ध्यान में आ गया है, राम मंदिर का विषय होगा। इसलिए इस ऐतिहासिकता को और अधिक बढ़ाकर ये दोनों घटनाएं एक ही दिन होने लगी हैं, होने के कारण निश्चित रूप से इसका महत्व और अधिक बढ़ जाएगा। ये जरूर है कि ये दोनों घटनाएं राष्ट्रीय एकात्मता को बढ़ाने वाली, राष्ट्रीय स्वाभिमान को बढ़ाने वाली थी, और इसलिए मुझे लगता है कि इसको हमें इसी संदर्भ में देखना चाहिए। देश को एक करने, देश को एक लोकतांत्रिक देश की रूप में स्थापित करने, एक सशक्त, समर्थ और स्वाभिमानी भारत बनाने के लिए ये दोनों घटनाओं की अपनी अपनी भूमिका है। क्योंकि जो राष्ट्रीय चेतना का प्रकट करने के लिए देश भर में एक वातावरण बना, जम्मू कश्मीर का प्रश्न का समाधान हो, उस दिशा में चलें, इसके लिए जो पूरा एक वातावरण देश में पिछले कई दशकों में शुरू हुआ, तो वास्तव में राम जन्मभूमि का आंदोलन उस राष्ट्रीय चेतना को जगाने का काम कर रहा था। और इसलिए 5 अगस्त को होने वाली ये दोनों घटनाएं, ये दो अलग घटनाएं नहीं, एक ही बड़े विशाल उद्देश्य के लिए की जाने वाले दो काम थे, जो एक एक करके पिछले वर्ष जम्मू कश्मीर की एकात्मता का अभियान शुरू हुआ और इस वर्ष राष्ट्रीय एकात्मता का एक दूसरा प्रयोग हमारे सामने है। हिंदू और मुस्लिम जैसा विषय इन दोनों में नहीं है, ये मैं बड़े आग्रह के साथ, विनम्रता के साथ कहना चाहूँगा। न जम्मू कश्मीर का विषय हिंदू मुस्लिम का विषय है, न राम जन्मभूमि का विषय जम्मू कश्मीर का हिंदू मुस्लिम का विषय है। ये दोनों राष्ट्रीयता से जुड़े विषय थे और वो एक दिशा में, सही दिशा में, सकारात्मक दिशा में आगे बढ़े। हम सबको याद होगा 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने एक आदेश किया, संसद में उस पर बहस हुई 2 दिन तक, 5 और 6 अगस्त को। उसके बाद कुछ आदेश जारी किए, भारत के संविधान में कुछ संशोधन हुए, जम्मू कश्मीर की विधानसभा को विश्वास में लेकर, और प्रकारांतर से जम्मू कश्मीर की विधानसभा ये भारत की राज्यसभा में निहित होने के कारण उसको, उसके साथ ये सारी प्रक्रिया संवैधानिक रूप से सभी आयामों को पूरा करते हुए हुई और कुछ बड़े निर्णय लिए गए। उल्लेखनीय बात उनमें से 2-3 रही जिसको हमें जरूर आज सोचना चाहिए, उन्हीं का स्मरण करने के लिए हम आज हैं। पहला था अनुच्छेद 370 का संशोधन। मैं फिर विनम्रता से कहना चाहूँगा, हम में से कई लोगों को, चूंकि मीडिया की एक जो धारा है वो जिस तरीके से पहले हटना चाहिए और फिर हटा दिया, और ऐसी सारी बातें जो चली हैं जिसमें से भ्रम बहुत उत्पन्न हुए, मैं विनम्रता से कहना चाहूँगा अनुच्छेद 370 भारत के संविधान में अभी भी है, वो हटा नहीं है, हटाने की शायद जरूरत भी नहीं है। और इसके लिए हमें ये समझना चाहिए कि अनुच्छेद 370 भारत के संविधान में जुड़ा क्यों, आया क्यों। तो जब हम संविधान सभा की चर्चा को, बहस को पढ़ते हैं तो ये स्पष्ट होता है। श्री गोपाल स्वामी अयंगार ने जब ये प्रस्तुत किया तो उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में वहाँ की विधानसभा का गठन नहीं हो सकता, वहाँ की संविधान सभा बन नहीं सकती, वहाँ के लिए अपने राज्य का संविधान बनाने की स्थिति नहीं है, और बिना संविधान के शासन के भारत का कोई राज्य चलेगा ऐसी स्थिति में, जबकि हम रिपब्लिक होने वाले हैं, और रिपब्लिक जिस दिन होंगे
उस समय की कुछ घटनाक्रम को हमें ध्यान में रखना चाहिए, बार बार हमारे लिए उपयोगी होंगे। जिस दिन हम रिपब्लिक हुए उस दिन हमने ये भी कहा कि जो 1935 का एक्ट था वो भी और 1947 का एक्ट था वो भी, दोनों एक्ट समाप्त हो गए। तो जब हमने उस 1935 और 47 के एक्ट को समाप्त कर दिया, भारत का संविधान लागू हो गया, और जिस बॉडी को, जिस वहाँ की संविधान सभा को भारत के संविधान को स्वीकार करना था, उसकी मौजूदगी ही नहीं है, और उसके लिए चुनाव होना भी वहाँ संभव नहीं है। इसलिए कोई रास्ता जरूर ऐसा निकालना पड़ेगा जिसके कारण भारत का संविधान के जो जरूरी हिस्से हैं वो वहाँ पर लागू किए जा सकें। और इस भारत के संविधान के जरूरी हिस्सों को लागू करने के लिए ही अनुच्छेद 370 संविधान में लाया गया, और उसको ये काम करना था। उसके नाम पर जो कुछ भी हम सुनते समझते हैं, वहां जा नहीं सकते, रह नहीं सकते, वोट नहीं दे सकते, बाकी जमीन नहीं खरीद, जितनी बातें थी वो अनुच्छेद 370 में कहीं नहीं थी। अनुच्छेद 370 की आड़ लेकर एक भारत के संविधान के साथ धोखाधड़ी हुई, और उसकी आड़ में बहुत सारे ऐसे प्रावधान जो भारत के संविधान के साथ कोई संगति नहीं रखते थे, वो भारत के संविधान के नाम पर लागू कर दिए गए। 5 अगस्त 2019 को जो हुआ है वो अनुच्छेद 370 की आड़ में जो ऐसा संविधान के साथ फ्रॉड हुआ उसको समाप्त करने का काम हुआ है। और ऐसा करने के लिए जो रास्ता बनाने वाले हिस्से थे अनुच्छेद के, जो सब क्लॉज थे 2 और 3, वो रिमूव किए गए, वो समाप्त किए गए। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 370 का उपबंध 1 क्लॉज 1 ये आज भी है, और इसलिए संविधान का अगला हिस्सा, जो अगला एडिशन छपकर आएगा, उसमें भी आर्टिकल 370 होगा, 371 होगा। और 370 का क्लॉज 1 जो पहले ये कहता था कि भारत के संविधान में कुछ भी है, भारत के राष्ट्रपति ने कुछ भी आदेश जारी किए हैं, बाकी कुछ भी हुआ है, लेकिन बिना जम्मू कश्मीर की सहमति के, बिना उसकी विश्वास में लिए कुछ भी वहां पर लागू नहीं किया जा सकता। ये पहले 370 कहता था, अब उसमें संशोधन हुआ है, और अब वही 370 ये कहता है, क्लॉज 1, अनुच्छेद 370 का क्लॉज 1 ये कहता है, जो अब आगे के इसमें एडिशंस में आएगा। 370 संशोधित होने के बाद कहता है कि भारत का संविधान जो पहले था, नॉट विद स्टैंडिंग से शुरू होता था कि कहीं भी कुछ भी है, लेकिन बिना जम्मू कश्मीर की सहमति का कुछ नहीं हो सकेगा, वही अनुच्छेद अभी भी नॉट विद स्टैंडिंग से शुरू होता है। और वो कहता है कि कहीं भी कुछ है, वहां कोई प्रस्ताव पारित किया गया हो, वहां पर कोई भी निर्देश जारी किया हो, कोई राष्ट्रपति ने आदेश जारी किया हो, लेकिन अनुच्छेद 370 के अनुसार भारत का संविधान पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर में लागू होगा। इसलिए 370 मौजूद है, लेकिन उसका चरित्र बदल गया है। जो पहले भारत के संविधान को वहां जाने से रोकता था, वही 370 अब सुनिश्चित करता है कि भारत का संविधान किन्हीं भी परिस्थितियों में भारत का संविधान पूरा का पूरा लागू होगा। ये 370 की है, और ये संशोधन 5 अगस्त 2019 को किया गया। दूसरा एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, इस 370 के बहुत सारे आगे के गतिविधियां हुई, जिसके बारे में मैं बाद में आऊंगा। दूसरा हिस्सा जो उसी दिन किया गया, वो ये जो आदेश, राष्ट्रपति ने ही जो आदेश जारी किया, ये राज्यसभा में ये संशोधन हुए। राष्ट्रपति ने आदेश जारी किया, उसको कहा गया, वो भी 370 के अंतर्गत ही जारी हुआ, 370 के स्थान पर नहीं। राष्ट्रपति ने जो अगला आदेश जारी किया वो भी 370 के द्वारा उनको दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने आदेश क्रमांक 272 जारी किया, और 272 आदेश के अनुसार उन्होंने कुछ नए क्लॉज जारी किए, और ये आदेश किया कि इस आदेश 272 से पहले के सारे आदेश, जिसमें 1954 का वो आदेश भी, 48 भी शामिल है, जिसमें 35A लागू किया गया था। 272 का आदेश कहता है कि पिछले सारे आदेश जो भी कभी कभी समय समय पर किए हैं, वो सारे के सारे रिपील हो गए, निरस्त हो गए, और केवल 272 लागू है, जो जिसमें एक ये परिवर्तन है, भारत का सारा संविधान वहां जाएगा, ये दूसरा परिवर्तन है। और तीसरा ये हुआ कि उसको राज्य से एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया। जम्मू कश्मीर राज्य के 2 हिस्से किए गए, पहला जम्मू कश्मीर राज्य
इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया, लेकिन यहाँ पर एक विधानसभा होगी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को रिपोर्ट करेगी। और दूसरा, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, जिसकी वो मांग पिछले 70 साल से कर रहे थे। लद्दाख में पहले से ही लद्दाख और कारगिल दोनों के लिए अलग अलग हिल काउंसिल्स काम कर रही हैं। वो दोनों अपना काम करती रहेंगी, क्योंकि वो ऑलरेडी निर्वाचित बॉडीज हैं, इसलिए वो दोनों बॉडीज लेफ्टिनेंट गवर्नर को रिपोर्ट करेंगी। इस तरह ये दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा था जो 5 और 6 अगस्त को लागू किया गया। ये जो अनुच्छेद 35A था और जो 370 की आड़ में आया था, उसने एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिया था। उसने अपने स्थायी नागरिकों की परिभाषा की थी, जो राज्य सरकार को उस अधिकार देता था, और उसने भारत के नागरिकों को, अपने राज्य के नहीं, भारत के नागरिकों को 2 श्रेणियों में बांट दिया। पहले वो लोग, भारत के वो नागरिक वो जम्मू कश्मीर के भी निवासी हैं, उनके अलग अधिकार थे, और भारत के वो नागरिक जो जम्मू कश्मीर के निवासी नहीं हैं, उनके अधिकार अलग प्रकार के थे। इसलिए ये 2 हिस्सों में भारत के निवासियों को ही बांट दिया। वहां के विधानसभा की शपथ अलग होने लगी। वहां के चीफ जस्टिस, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति जिनकी नियुक्ति चीफ जस्टिस करते हैं, स्टेट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस की शपथ ही बदल गई। वो वहां भारत के संविधान के लिए उन्होंने शपथ लेना छोड़ दिया गया। और इसलिए बाद में एक और विषय इसीलिए बना था कि भाई जब वहां से एक जज प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट में आने लगे, तो फिर कुछ हम लोगों ने भी उसका सवाल खड़ा किया, और वास्तव में वो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल बनकर उभरा कि उनकी, जब वो सुप्रीम कोर्ट में लाए जा रहे थे, तो तर्क ये दिया गया कि जिसने 5 साल, ये हो सकता है वो 5 साल जम्मू कश्मीर के चीफ जस्टिस रहे हों, लेकिन अगर उन 5 सालों में उन्होंने भारत के संविधान की शपथ ही नहीं ली, तो क्या उनकी सीनियरिटी काउंट होती है? ये एक संवैधानिक प्रश्न उठा, जो अभी भी कहीं सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन कम से कम उनका प्रमोट होकर आना रुक गया। और ये प्रश्न एक संवैधानिक क्षेत्र में बहस का विषय बना कि बिना भारत के संविधान की शपथ लिए कोई भारत में चीफ जस्टिस रह सकता है? और इसलिए अब पहले 9 दिसंबर के बाद जो पहले जज की नियुक्ति हुई है, वो उन्होंने 70 साल में पहली बार भारत के संविधान की शपथ लेकर पद ग्रहण किया है। तो 35A के बारे में हम सबकी बहुत चर्चा हुई है, और इसलिए मुझे लगता है कि उसको दोहराना नहीं चाहिए। वहाँ से जो लोग पहले से आए हुए थे, उन सबके जो स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, जिसको हम अपने यहाँ डोमिसाइल कहते हैं, वहाँ पर परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट कहा जाता था, और जो किसी को प्राप्त नहीं होते थे, जिसके कारण लोगों का जीवन कठिन था। वहाँ पर वाल्मीकि समुदाय की दुरावस्था थी, वहाँ पर गोरखा समाज को बहुत कठिनाई थी, वहाँ की महिलाओं के अधिकार कम समाप्त हो जाते थे, कम हो जाते थे। ऐसे बहुत सारी चीजें 370 की आड़ में कर दी गई थी, जिनका कोई वास्तविक आधार नहीं था, संवैधानिक आधार नहीं था। अब ये सब 5-6 अगस्त के बाद को होने के बाद, क्योंकि ये केवल सैद्धांतिक रूप में ये परिवर्तन आए थे, इनके लिए आवश्यक था कि इन सबको व्यवहारिक रूप से धरातल पर उतारा जाए, उनको लागू किया जाए। और इसके लिए अगले 1 साल में बहुत सारे काम हुए भी हैं, कुछ करने अभी भी बाकी हैं। लेकिन हम देखें तो भारत के संविधान के और समय समय पर जारी किए गए अनेक अध्यादेश और बाकी सारे, ऐसे मिलाकर 890 आर्टिकल्स ये जम्मू कश्मीर राज्य में पिछले 1 साल में लागू किए गए हैं। दूसरा, जो वहां पर जिन लोगों ने पूरा जीवन काट दिया, उन लोगों को भी जो वहां के स्थायी निवासी की सुविधा नहीं मिलती थी, उसके लिए एक डोमिसाइल पॉलिसी सरकार अभी 31 मार्च 2020 को लेकर आई है, और उसके अनुसार उन्होंने 4 श्रेणियां की हैं जो वहां डोमिसाइल प्राप्त कर सकते हैं। पहली श्रेणी है उनकी जो वहां से किसी भी समय निकले, लेकिन अपने कारणों से, अपने कैरियर बनाने के लिए, अपनी किन्हीं कठिनाइयों में, या 1990 में जो आतंकवाद के कारण या आक्रमण के कारण, जब 47 के आक्रमण के समय अपने अपने क्षेत्रों को छोड़कर बाहर आना पड़ा, ऐसे सभी लोग जो किन्हीं भी कारणों से वहां के स्थायी निवासी थे, लेकिन किन्हीं भी कारणों से उनको वहां से छोड़कर आना पड़ा, और बाद में उनको और उनके आने वाली पीढ़ियों को वहां पर स्थायी निवासी प्रमाण पत्र नहीं दिए गए, वे सभी लोग केवल इस आधार पर कि उनके पिता या उनके दादा वहां पर
स्थायी निवासी हैं, इस आधार पर ही एक एफिडेविट देकर अपना स्थायी प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। दूसरी श्रेणी उन लोगों की है जो वहां पर बहुत लंबे समय से रह रहे हैं और उनको अभी तक वहां के स्थानीय कानूनों के कारण यह नहीं मिल सकता था। ऐसे सभी लोग जो 15 वर्षों से अधिक से वहां रह रहे हैं और इसको पुष्टि करने के लिए उनके पास कोई प्रमाण है, वो वहाँ का रेंट एग्रीमेंट होगा, वहाँ का टेलीफोन का बिल होगा, बिजली का बिल होगा, या और कोई ऐसा बैंक अकाउंट होगा, ऐसा कोई भी है जो ये सिद्ध करता हो कि वो वहाँ 15 वर्षों से अधिक से रह रहे हैं, ऐसे सभी लोगों स्थायी निवासी प्रमाण पत्र पाने के अधिकारी बन गए हैं। तीसरी श्रेणी है उन लोगों की जो केंद्र सरकार की नियुक्तियों के कारण वहां पर हैं लेकिन वहां लंबे समय से रहे हैं। खासतौर से आईएएस आईपीएस है, एक बार कैडर उनको जम्मू कश्मीर का मिल गया तो उनको 35 साल 30 साल वहीं पर रहना है, लेकिन 30-35 साल उस राज्य की सेवा करते हुए और जो वहां आतंकवाद का दौर है उस आतंकवाद के दौर में अपनी जान जोखिम में डालते हुए जिन्होंने उस राज्य की रक्षा की है, सेवा की है, उनको अभी पिछले वर्ष तक ये अधिकार नहीं था कि वहां पर केवल अपना एक 2 कमरे का फ्लैट लेकर रह सकें। तो ऐसे सारे लोगों को ये अधिकार दिया गया है कि वो उन्होंने अगर कम से कम 10 वर्षों की अपनी सेवा अवधि जम्मू कश्मीर में पूरी की है, वो लोग स्थायी निवासी प्रमाण पत्र पाने के अधिकारी बन गए हैं। उनमें प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, उनमें यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स भी हैं, उनमें सेना में रहकर 10 साल से अधिक सेवा देने वाले अर्धसैनिक बलों के लोग भी हैं। ये सारे लोग जो 10 साल से अधिक वहां पर उन्होंने सेवा दी है, उन सबको ये अधिकार दिया गया है। चौथी श्रेणी इन सभी लोगों के परिवार के बच्चों की है, ऐसे बच्चे इन परिवारों के जिन्होंने कम से कम 7 साल की पढ़ाई वहां पर की है और कोई एक बोर्ड का एग्जाम में वहां पर अपियर हुए हैं, ऐसे सभी बच्चे कम से कम 7 साल वहां पर पढ़ाई करने के बाद डोमिसाइल प्राप्त करने के अधिकारी हो गए। ऐसे एक ये डोमिसाइल की नीति बनाई गई है और ये लगभग पूरे देश के बाकी डोमिसाइल से मैच करते हैं। खासतौर से जो सबसे कड़ा माना जाता है महाराष्ट्र का डोमिसाइल लॉ, ये लगभग उससे मिलता जुलता लॉ है। तो ये एक दूसरी बड़ी बात जो पहले कठिनाई थी उसको समाधान की कोशिश की गई है, लेकिन केवल उन्हीं लोगों के लिए जो वास्तव में वहां पर इसके अधिकारी हैं। कोई भी जाए और वहां पर रहने लगे ऐसा नहीं है। जिन्होंने वहां पर 10 साल 15 साल गुजारे हैं और वहां पर योगदान दिया है, वो सब वहां पर रहकर इसका लाभ उठा सकते हैं। इसी तरह दूसरी एक और चीज वो थी, वहां पर जो वेलफेयर लॉज बनाए गए भारत में समय समय पर, वो वहां पर लागू नहीं थे। वहां की सरकारों ने बड़ा सेलेक्टिव ढंग से ऐसे सभी कानूनों को अपनाया था जो उनको लाभ देते थे, खासतौर से आर्थिक लाभ देते थे, वो उन्होंने अपना लिए, और जिनमें उनकी जिम्मेदारी जवाबदेही बनती थी वो नहीं अपनाए। उन्हें एंटी करप्शन लॉ मंजूर नहीं है, उन्हें विमेन कमीशन, उन्हें SC/ST कमीशन, ये सब मंजूर नहीं थे। सर्व शिक्षा अभियान भारत ने चलाया क्योंकि केंद्र सरकार उसमें बहुत बड़ी मात्रा में पैसा देती है, तो सर्व शिक्षा अभियान जिस दिन देश में लागू किया उसके अगले दिन उन्होंने स्वीकार कर लिया क्योंकि केंद्र सरकार से बड़ी मात्रा में पैसा जाने वाला था। लेकिन केंद्र सरकार ही राइट टू एजुकेशन लाई, जिसमें ये गारंटी देनी थी राज्य सरकार को कि हर बच्चा पढ़ेगा। तो राइट टू एजुकेशन उन्होंने 5 अगस्त तक भी लागू नहीं किया था क्योंकि उसमें उनकी जवाबदेही थी। इवन हम जानते हैं कि निर्भया कांड दिल्ली में हुआ, उसके बाद एंटी रेप लॉ बने और एंटी रेप लॉ तक उन्होंने अपने यहाँ स्वीकार नहीं किया। पंचायती राज का 3 टायर सिस्टम, ये हमने इतने वर्षों से उनके यहाँ केवल विचार के लिए पड़ा हुआ है, आज तक वो फैसला नहीं ले पाए कि पंचायती राज उन्होंने लागू करना है कि नहीं करना है। तो इस तरीके से जो सीधा लोगों तक सुविधा देने वाले अधिकार थे वो सब उन्होंने रोके, और जिन मामलों में उनको केंद्र से किसी भी तरह से कोई हासिल होता था वो सारे स्वीकार किए। इसलिए इस तरीके के सारे काम उन्होंने किए थे। ये सारे अब वेलफेयर लॉज अब लागू हो गए हैं और प्रभावी हो गए हैं। एक और बड़ी चीज जो हुई उसको भी यहाँ उल्लेख करना जरूरी है। ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे काम लगातार होते जा रहे हैं, लेकिन इसको इसी समय एक
जो यूटी का जब बनाए गए, दोनों यूटी बनाए गए, भारत सरकार ने पहली बार जम्मू कश्मीर का मानचित्र जारी किया। आपको आश्चर्य होगा, स्वतंत्र भारत में हमने बाकी सारे मानचित्र जारी किए, जम्मू कश्मीर का मानचित्र ही जारी नहीं किया था भारत सरकार ने स्वतंत्र भारत में। आखिरी नक्शा अंग्रेजों ने 1941 में बनाया था, और उसको भी हम छापते नहीं थे। हम सबको याद होगा, जब हम भारत का मानचित्र देखते हैं तो जम्मू कश्मीर केवल ऊपर आउटलाइन दिखाई जाती थी, उसके अंदर कौन सी जगह है ये कभी नहीं बताई जाती थी, और ये भारत सरकार करती थी। नक्शे का छापने का काम भारत सरकार करती थी, और वो नहीं बताती थी कि हमारा कौन सा क्षेत्र है और कौन सा क्षेत्र हमारे पास है, कौन सा क्षेत्र हमारे पड़ोसियों के दुश्मन के कब्जे में है। तो पहली बार भारत सरकार ने ये किया है 31 अक्टूबर 2019 को, कि उसने जम्मू कश्मीर का, लद्दाख का और भारत का तीनों मानचित्र नए सिरे से तैयार करा के जारी किए। इसमें जो मीरपुर और मुजफ्फराबाद वाला क्षेत्र है वो जम्मू कश्मीर, पाक अधिक्रांत जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर के साथ दिखाया गया है। ये लद्दाख का जो हिस्सा था उसमें जो हम सुनते रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान और उसके आसपास के सारे क्षेत्र, और अक्साई चिन और शख्सगाम घाटी, ये सारे के सारे क्षेत्र लेह जिले में रखे गए हैं। और इस तरह लेह जिला देश का सबसे बड़ा जिला हो गया, जिसका क्षेत्रफल 1,52,000 वर्ग किलोमीटर है। तो अब जैसे ही हमने ये दो हिस्सों में बांटा है, हमारे पास जो अभी, जिसको हम बड़ी सरल भाषा में पीओके कह देते थे, उसका नोमेनक्लेचर भी बदला है। बहुत मुश्किल से हमने याद कराया था पीओके नहीं पीओजेके, क्योंकि जम्मू का भी हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है। लेकिन अब उसको फिर से नोमेनक्लेचर बदल गया है, और अब इसको 3 तरीके से हमें उच्चारण करना होगा। पहला है पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, जिसमें जम्मू का मीरपुर, कोटली, बिम्बर। दूसरा, ये 2 डिवीजन। दूसरा कश्मीर का मुजफ्फराबाद, ये पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में कहलाएंगे। इन सबका मिलाकर क्षेत्रफल 13,000 किलोमीटर से थोड़ा अधिक है। दूसरा क्षेत्र है पाक ऑक्युपाइड लद्दाख, पाक ऑक्युपाइड टेरिटरीज ऑफ लद्दाख। इसमें गिलगित और बाल्टिस्तान का क्षेत्र शामिल है। ये लगभग 78,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास बनता है। तो गिलगित बल्तिस्तान के सारे क्षेत्र ये लेह जिले में शामिल है, और पाक ऑक्युपाइड टेरिटरी ऑफ लद्दाख, पीओटीएल कहलाएगा। तीसरा हिस्सा है अक्साई चिन का क्षेत्र, और जिसमें शख्सगाम वैली भी शामिल है। तो ये लगभग 42,000 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा है, और ये कहलाएगा पाक ऑक्युपाइड टेरिटरी ऑफ चाइना ऑक्युपाइड टेरिटरीज ऑफ लद्दाख, COTL, POTL और POJK। ये 3 नोमेनक्लेचर्स अब इसमें बन गए हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की पहले जब बात करते थे, लेकिन न गिलगित बल्तिस्तान और ना ही अक्साई चिन का जम्मू कश्मीर से कोई संबंध बचा है, तो इसलिए ये बिल्कुल अलग हो जाएगा। जम्मू कश्मीर से इसका कोई अर्थ नहीं बचा। तो ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है, ये ग्लोबल लेवल पर आया है, और इसको हमें अपने अभ्यास में भी लाना होगा, क्योंकि आने वाले कुछ वर्षों में इस पर बड़ी चर्चा बनने वाली है। एक और बिंदु उल्लेखनीय जो है वो इसको लागू करने की प्रक्रिया को लेकर है। बहुत सारे लोग वो इस विमर्श को आगे बढ़ा रहे हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग बंद हैं, जेलों में रहे, कुछ लोग धीरे धीरे छूटे हैं, लेकिन शुरू में सब एक बड़ी संख्या जेलों में थी। वहाँ पर नेट बंद कर दिया गया, वहाँ पर कुछ दिनों तक कर्फ्यू भी रहा। ये सारी समस्याएं हैं, लेकिन इसके 2 पक्ष जरूर मैं उल्लेख करना चाहूँगा जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। पहला, हमें याद होगा बुरहान वानी की घटना 2016 में हुई थी। बुरहान वानी की हत्या हुई, एक आतंकवादी था, लेकिन उसके बाद चूंकि सरकार उस तरह से तैयार नहीं थी, अचानक घटना थी, इसलिए वहां पर अलगाववादियों ने उसका एक ऐसा माहौल बनाया, लगभग 200 जाने गई निर्दोष नागरिकों की, और 200 लोगों की मृत्यु के बाद भी हमें 5 महीने तक कर्फ्यू और नेटवर्क बंद रखना पड़ा। तो मेरा प्रश्न केवल इतना है कि अगर यही करना था तो 200 जाने 150 जाने जाने के बाद जो हमें करना पड़ा वो पहले अगर किया सरकार ने सावधानी पूर्वक, और एक भी जान नहीं गई, किसी को कोई घायल तक नहीं हुआ, अगर ये करने में सफल रही, प्रत्येक जान कीमती है, और अगर
लोगों की जीवन को बचाने में सरकार सफल रही अपनी इन नीतियों को लागू करके, तो इसका उसका श्रेय उसको जाता है और इसके लिए उसका अभिनंदन होना चाहिए कि बिना किसी प्रकार की हिंसा, बिना तोड़फोड़, बिना किसी का जान गए इस पूरे उद्देश्य को उन्होंने लागू कर दिया। नेटवर्क की समस्या हो सकती है, लेकिन नेटवर्क मौलिक अधिकारों और कम से कम जीवन जीने के अधिकार से बड़ा नेटवर्क का अधिकार नहीं हो सकता। जीवन सबका सुरक्षित है, ये एक महत्वपूर्ण ढंग से लागू करके सिद्ध किया कि अगर चाहें और योजना पूर्वक काम करें तो ये हो सकता है। दूसरी चीज, ये पूरा करने के बाद पाकिस्तान की ओर से जिस तरीके का हस्तक्षेप था उसको बहुत अच्छी तरह से निपटा गया, जिसके कारण इस पर बहुत कुछ लगाम लग सकी। अलगाववाद और आतंकवाद, हम जानते हैं कि जिन्होंने पिछले कई दशकों तक केवल जम्मू कश्मीर को पीड़ित नहीं किया, पूरे देश को पीड़ित किया। मुंबई में जो हमले हुए या दिल्ली में जो धमाके हुए, वो भी जम्मू कश्मीर के प्रतिक्रिया में थे, और इसलिए वो केवल कश्मीर के पीड़ा नहीं थी, वो पूरे भारत को चुनौती थी, और बड़ी सफलतापूर्वक सरकार ने उसको नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रही है। और मुझे लगता है आने वाले कुछ समय में हम देखेंगे कि जिस तरह पंजाब से आतंकवाद समाप्त हो गया है, उसी तरह से जम्मू कश्मीर से भी आतंकवाद समाप्त होगा और वहाँ के लोग, वहाँ के नौजवान ये विकास की मुख्य धारा में शामिल हो सकेंगे। एक और चीज की मैं आज उल्लेख करना चाहता हूँ और एक उदाहरण के साथ करना चाहता हूँ। हम सबको याद है 1971 में बांग्लादेश बना था, और जो अलगाववादी या उनके समर्थक या जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं जो तर्क देते हैं, उसको मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। 1971 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश में टैंक निर्दोष नागरिकों पर, निहत्थे नागरिकों पर टैंक चलाए थे, लेकिन वो बांग्लादेश को अलग होने से नहीं रख सका। मेरी मान्यता है कि मानव की चेतना इतनी बड़ी होती है कि वो किसी भी दबाव में झुकने को झुक नहीं सकती। और खासतौर से हम जिस परंपरा के लोग बैठे हैं, हम सबने इसका अनुभव देखा है। कृष्ण भट्ट जी यहाँ हैं, इमरजेंसी का आतंक क्या था उन्होंने प्रत्यक्ष झेला है। हम जैसे बच्चे होते हुए भी हमने अपने परिवारों में ये सब अपनी आंखों से देखा है। आतंक से कोई हमें दबा नहीं पाया। भारत माता की जय बोलने पर जेल जाना पड़ता था, बर्बर अत्याचार सहने पड़ते थे, लेकिन भारत माता की जय बोलने से कोई रुका नहीं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तान अगर रोक सकता होता बंदूक के बल पर, टैंक के बल पर, तो बांग्लादेश बनने से रोक सकता था, नहीं रोक सका। इसीलिए जम्मू कश्मीर में, अगर जम्मू कश्मीर भारत के साथ है तो इसलिए नहीं है कि वहां पर सेना तैनात है, वहां पर बंदूकें लेकर लोग खड़े हैं। वो वहां भारत में इसलिए है कि वहां का बहुमत आज भी भारत के साथ रहना चाहता है, भारतीय बनकर जीना चाहता है। इसलिए जम्मू कश्मीर भारत के साथ है और हमेशा रहेगा, क्योंकि वहां का सामान्य समाज, मुट्ठी भर आतंकवादी, अलगाववादी अलग अलापते होंगे क्योंकि उनको पाकिस्तान से कुछ पैसा मिलता है, उनको यहाँ से कुछ अलग प्रकार की बातें होती होंगी, अलग तरीके के संरक्षण सुरक्षाएं मिलती रही, इसलिए उन इसी काम के लिए इसलिए ये स्थिति आई है। लेकिन वहाँ का सामान्य व्यक्ति, क्योंकि मैं वहाँ निरंतर जाता हूँ, उन लोगों के घरों में भी रुकता हूँ, मुझे मालूम है, मुझे विश्वास है कि वहाँ का सामान्य व्यक्ति भारत की मुख्य धारा में आना चाहता है। ये भारत की समस्या थी कि जो कश्मीर के अंदर भारत के साथ खड़ा है उसको सुरक्षा देने की गारंटी भारत को देनी थी। भारत को ये बताना था कि जो भारत के साथ है वो सुरक्षित है और जो भारत के खिलाफ है उसको कोई नहीं बचा सकता। ये काम भारत का था, भारत ने ये नहीं किया और इसका उल्टा होता रहा। जो भारत के साथ खड़ा हुआ उसको गोली लगती रही, उसके ऊपर अत्याचार होते रहे, वो विकास में पिछड़ गया। जो भारत के खिलाफ जिन्होंने बंदूकें उठाई उनके साथ समझौते हुए, उनके साथ बातें हुई, उनको पैकेज दिए गए। 60-70 साल तक ये तमाशा चला है भारत के विरोध को। जम्मू कश्मीर में भी संरक्षण मिला, ये दिल्ली में भी संरक्षण मिला, लेकिन अब वो दौर बदल गया है। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, आज जब हम इस 5 अगस्त के इस पूरे घटनाक्रम का 1 वर्ष मना रहे हैं, एकात्मता की हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, तो हमें आज उन लोगों को भी स्मरण करना है जिन्होंने प्रजा परिषद का आंदोलन चलाया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया वहां जाकर, और वहां के स्थानीय लोग जो उनके साथ खड़े हुए, जिन्होंने भारत के साथ हमेशा इतने आतंक के बावजूद भी, इतने दबाव के बावजूद भी भारत के साथ खड़ा रहना स्वीकार किया, जिनके कारण जम्मू कश्मीर आज भारत में है, उन सभी लोगों को
स्मरण करने का, उनमें से जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया उनको श्रद्धांजलि देने का, अपने जो सुरक्षा बल हैं जिन्होंने अपने जीवन देकर जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की है, उन सबको आज स्मरण करने का, उनको श्रद्धांजलि देने का दिन है। मैं अपनी बात यहीं पूरी करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि उन लोगों ने जो अपना संघर्ष किया है अपना जीवन देकर भी, वो निरंतर बढ़ेगा और एकात्मता का ये पूरा भारत एक होने, एकात्म होने, और केवल ये नहीं, जो आज हमारे पास है, नियंत्रण रेखा के दूसरी ओर भी भारत है, ये हमें याद रखना होगा। नियंत्रण रेखा, हमारे बालाप्टे जी कहा करते थे, कागज पे खींची गई रेखा है, कि ये प्रकृति ने नहीं बनाई है, ये कागज पर खींचकर बनाई गई तो कागज पर मिटाई भी जा सकती है, ये मिटेगी और पूरा का पूरा भारत एक होगा। नियंत्रण रेखा के आर पार, सिंधु नदी के आर पार भारत एक होगा और इस समय हम सबको एक अवसर मिला है अपना योगदान करने का। हम सब अपना योगदान करेंगे, अपनी भूमिका निभाएंगे और भारत को एक करेंगे। भारत के इस एकात्मता दिवस के अवसर पर मैं आपको सबको शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आज निश्चय ही इस अवसर पर सभी को एक ज्ञानवर्धक संबोधन आपकी तरफ से मिला है और ये नियंत्रण रेखा का जो हम कहते हैं कि ये ऐसी रेखा है जो किसी भी दिन मिटा दी जा सकती है, कागज पर खींची हुई रेखा की तरह ही होगी और निश्चय ही हम सबका प्रयास रहेगा इस दिशा में, जिससे कि हम नियंत्रण रेखा से बटी हुई जमीन के इन दो टुकड़ों को एक साथ इकट्ठा कर सके। हमारे चैट बॉक्स में कुछ प्रश्न हैं, इसके लिए मैं मिस पूर्वा भट्ट से आग्रह करती हूँ कि वे चैट बॉक्स के प्रश्नों को ले और सदन के समक्ष रखें। नमस्कार। हाँ जी। Yes, Purva, go ahead. Yes. Yes, I think there's some problem with the network, so please, I won't switch on my video. So there is a question that abrogation of Article 370 and Article 35A triggered more dissent from Kashmiri people against the Indian rule. So did it lead to future integration or disintegration? So ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो basically there has been whether or not there has been a dissent from the Kashmiri people and whether it will lead to more integration or disintegration in the future. Sir, if you would, if you can answer the question. Sure. देखिए, पहले तो जहां से मैंने बात शुरू की थी, ये ध्यान रखने की बात है, ये आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन नहीं हुआ है, 370 है, ये यहीं से मैंने बात शुरू की थी। इसको थोड़ा अपनी टर्मिनोलॉजी को थोड़ा ठीक करने की जरूरत है। 35A रिपील हुआ है, लेकिन 370 अभी है और वो भारत के संविधान को वहां ले जाने के लिए बात करता है। मुझे लगता है भारत के किसी भी नागरिक को ये मानने में तो कठिनाई नहीं होगी कि भारत का संविधान वहां पर लागू हुआ है। तो आर्टिकल 370 यही करता है, इसलिए डिसेंट का कोई सवाल नहीं है। अगर वो वहां पर हमारे पहले 70% आर्टिकल लागू थे, अब 100% लागू हैं। अगर 70% में उनको कोई तकलीफ नहीं थी तो 100 में क्या तकलीफ है? भारत के बाकी 125 करोड़ लोगों को इस संविधान के अंतर्गत जीने में कोई तकलीफ नहीं है, तो वहाँ के लोग क्या अलग हैं? और अगर इसको कोई, जैसा मैंने शुरू में कहा कि हिंदू मुसलमान का प्रश्न नहीं है, लेकिन अगर किसी को ये लगता है तो भी भारत में अगर 20 करोड़ मुसलमान इसी संविधान के अंतर्गत रह सकते हैं और शान के साथ जी सकते हैं, तो वहाँ के 50 लाख मुस्लिमों को इसमें क्या तकलीफ हो सकती है? ये एक ऐसे तर्क हैं जो गढ़े गए तर्क हैं। और इसलिए एक और फिर मैं रोचक उदाहरण से आपको अपनी बात स्पष्ट करता हूँ। ये बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि ऐसा हो गया, वहाँ के लोगों को बंद कर दिया, उमर अब्दुल्ला भी बंद थे, फारूक साहब भी बंद थे, यासीन मलिक बंद है, गिलानी नजर बंद है, महबूबा मुफ्ती सब बंद है। ठीक है, ये सब बंद है और ये तथ्य है, इसमें कोई ऐतराज नहीं है। सवाल ये है कि आपने बहुत सारी कष्ट कठिनाइयों की बात सुनी होगी, वीडियो बहुत सारे आते हैं, NDTV भी देता है, BBC भी देता है, बहुत सारों ने भेजे, और उसमें समस्याएं क्या बताई गई? आम आदमी की समस्याएं बता रहा है कि उसका बच्चे को दूध नहीं मिल सका, कर्फ्यू लगा हुआ था, बहुत कठिनाई हुई। कोई दूसरा बता रहा है कि बुजुर्ग बीमार था, उसको दवा नहीं मिली, ये तकलीफ थी। कोई तीसरा बता रहा है कि अस्पताल पहुंच ही नहीं सके, कर्फ्यू के कारण बहुत मुश्किल हुई।
ये बड़ी जेन्युइन प्रॉब्लम है, और अगर वहां के लोगों को भी होती है तो हमें इसका रास्ता ढूंढना पड़ेगा। लेकिन मैं प्रश्न ये करता हूं कि क्या इतने सारे वीडियो क्लिप्स आपने देखे होंगे तकलीफ वाले भी, उनमें से किसी भी नागरिक ने ये कहा कि भाई हम ये महबूबा मुफ्ती को क्यों बंद कर रखा है, या उमर अब्दुल्ला को क्यों बंद कर रखा है, या फारूक अब्दुल्ला को, या यासीन मलिक, शब्बीर शाह क्यों बंद है, कि या हम आंदोलन करेंगे, हमारे नेता क्यों बंद कर दिए गए? आप देखिए, ऐसा कहीं से कोई आवाज नहीं उठी कि इनको छोड़ दो। आप लोकल जाकर देखिए, मैं आह्वान करता हूं, आप अगर कार्यक्रम बनाएंगे मैं आपको बताऊंगा कैसे जाना है। यहाँ प्रीति तो हमारे साथ थी शायद उस दिन, जिस दिन मैंने वो एक बड़े आतंकवादी से इनको मिलवाया था, और वो क्या था बाद में बता देना इनको कि वो आतंकवादी क्या कह रहा था। तो सवाल ये है कि 370 में कोई डिसेंट नहीं है। वहां का 90% से भी अधिक लोग इस संविधान में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। कोई सड़कों पर नहीं आया। एक मुट्ठी भर अलगाववादी आतंकवादी पाकिस्तान के समर्थन से और दिल्ली में बैठे कुछ विद्वानों के समर्थन से अपनी बात करते हैं। दुर्भाग्य से हमने इन प्रश्नों को इस तरीके से लिया नहीं। हमने जब कश्मीर की बात आई तो हमने गिलानी की बात सुनी, हमने शब्बीर शाह को, यासीन मलिक को उनका प्रतिनिधि माना। भाई वहां पर चुनाव होता है, वहां पर 87 MLA चुने जाते हैं, वहां पर मंत्रिमंडल में 15 MP मंत्री हैं। आप याद कीजिए कि जब कश्मीर के प्रतिनिधि के रूप में टेलीविजन पर चेहरा दिखाया जाता है तो क्या वहां के चुने हुए विधायक और मंत्री जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधि नहीं है? उनका चेहरा आपको कभी याद है कि आप 5 MLA के जीते हुए MLA के नाम बता सकते हैं? वहां के MP जो 3-3 टर्म MP रह लिए, उनके नाम सुने हैं क्या? जिसको वहां की जनता ने 3 बार MP चुना, उसका नाम, उसका चेहरा कभी आपको टेलीविजन पर देखने को दिखाई नहीं दिया। टेलीविजन पर यासीन मलिक आएंगे, टेलीविजन पर शब्बीर शाह आएंगे, फारूक और महबूबा आएंगी, और ये 8-10 लोगों का एक ग्रोह है, वो आकर बताएंगे कि कश्मीर क्या चाहता है। कश्मीर तो भाई, अगर आप इतने पॉपुलर हैं, आप प्रतिनिधि, आप चुनाव लड़के क्यों नहीं आ जाते? चुनाव आपको नहीं चाहिए क्योंकि आपको मालूम है कि आपकी हैसियत क्या है, और इसलिए आप जब जेल में हैं 1 साल से, तो कोई आपको ये भी नहीं कह रहा कि इनको छोड़ देना चाहिए। पैसे का झगड़ा हो गया तो गिलानी साहब नाराज होकर बैठे हैं इस्तीफा देकर। ये जो स्थितियां हैं, इसमें कोई डिसेंट नहीं है। वहां पर आइए, आप जाकर देखिए, कॉमन मैन से मिलिए, गांव में जाइए, बड़े स्वागतशील लोग हैं, आपका स्वागत करेंगे, आपको कोई खतरा नहीं है वहां पर। यहाँ हमारे प्रोजेक्ट के कई लोग होकर आए हैं, बड़े प्रेम से आपको मिलेंगे और अपने मन की बात बताएंगे। वहां इंटीग्रेशन ही होना है, होता जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, डिसइंटीग्रेशन का कोई सवाल नहीं है। जो दौर था डिसइंटीग्रेशन का वो निकल चुका है, अब केवल इंटीग्रेशन है। सबका मन मिलने की बात है। लेकिन हम और कश्मीर ऐसा सोचने की हमें भी जिम्मेदारी हमारी है कि हम और कश्मीर दो नहीं है। जम्मू कश्मीर भी भारत है, वो भी भारतीय हैं, वो भूमि भी हमारी है, वो लोग भी हमारे हैं। और नियंत्रण रेखा के इधर ही नहीं, नियंत्रण रेखा के दूसरी तरफ भी जो लोग हैं, वो भी उनकी चॉइस से कब्जे में पाकिस्तान के नहीं गए, वो भी अपने लोग हैं। उनको अपना मानकर जब हम बात करेंगे तो कहीं कोई समस्या नहीं होती। वो सब हमारे हैं, वो उन सबको साथ लेकर चलेंगे। ये हमारे लिए भी चुनौती है, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम उनको साथ लेकर चलेंगे। कोई डिसेंट ना है, ना होगा, इंटीग्रेशन पूरा होगा। थैंक यू सर। दिलीप गोयल जी का एक प्रश्न है कि क्या हाल में जो चीन के साथ बढ़ता विवाद है उसके पीछे अनुच्छेद 370 का संशोधन है या कोई और कारण है? अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर से है, और चीन की जम्मू कश्मीर से कोई सीमा नहीं मिलती है, इसलिए ये भ्रम बीच में डाला गया। लेकिन 370 का जम्मू कश्मीर से कोई चीन से कोई लेना देना नहीं है। चीन की कहीं सीमा जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती, उसकी सीमा केवल लद्दाख से मिलती है। इसलिए उस पर परिवर्तन अगर कोई होगा, असर भी है, साइकोलॉजिकल असर भी है, तो लद्दाख के यूटी बनने से है। लेकिन उससे बड़ा परिवर्तन ये है, उसका भी फिर मैं आपको उदाहरण दूं। 10 साल पहले, माने 2012-13 तक की स्थिति ये थी कि हमने अपनी सेनाओं को ये निर्देश दे रखे थे कि हमें चीन से उलझना नहीं है, और वो सेनाएं अनजाने में भी देशभक्ति में आके, जोश में आके उलझ न जाएं, इसलिए हमने ये व्यवस्था कर रखी थी कि हमारे बॉर्डर पर सेना रहेगी नहीं, सेना पीछे रहेगी। आपको आश्चर्य होगा कि 2012-13 तक और कुछ हिस्सों में आज भी चीन सीमा पर हमारी नीति है कि चीन की सीमा पर जो LAC है, आज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उस पर सामान्य नागरिक रहता है, उसके 1 किलोमीटर पीछे ITBP रहती है, और उसके भी पीछे ये भारतीय सेना रहती है।
क्योंकि सेना को देखकर कहीं चीन को गुस्सा ना आ जाए चीनी सैनिकों को और वो कुछ मुठभेड़ ना हो जाए, इसलिए हमारी सेना सबसे पीछे रहेगी। ये हमारी नीति 50 साल तक, 1962 के युद्ध से लेके 1912 तक, जब हमने 50 साल मनाए, 50 सालों तक भारत की नीति ये रही कि हमारे सैनिकों को देखकर चीन के सैनिकों को गुस्सा ना आ जाए, इसलिए अपने सैनिकों को पीछे रखो। और इसके बावजूद भी अगर चीनी सैनिक हमारे इलाके में घुस आते हैं तो उनसे उलझने की जरूरत नहीं। अगर वो पीछे जाने के लिए कहते हैं तो आप पीछे चले जाइए। ये 50 साल तक हमारी राष्ट्रीय नीति थी। पिछले कुछ वर्षों में, एक 5-6 वर्षों में, 2014 के बाद एक बड़ा परिवर्तन वहां पर आया है। हमने वहां पर सीमा की सुरक्षा की व्यवस्था पक्की की है। हमने वहां पर अपने टैंक पहुंचाए हैं, हमने वहां पर युद्धक विमान वहां पर पहुंचा दिए, हमने सेना को सामने लाया है। हमने सेना को ये अधिकार दिया है कि अगर कोई हमारे सीमा में घुसता है तो उसको चुनौती देनी है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये चुनौती देने का काम चलता रहेगा तो ये छुटपुट संघर्ष बढ़ते रहेंगे। इसके लिए हमें मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए, क्योंकि चीन का अपना विस्तार करने का तरीका है, सारी दुनिया में कर रहा है, केवल हमारे साथ नहीं कर रहा, वो अपने हर पड़ोसी के साथ उसका संघर्ष है और इसी सीमा विवाद के लिए है। और इसलिए हम और कितना पीछे हटेंगे ये हमें विचार करना होगा। इसलिए एक ना एक दिन कोई हमें सीमा बनानी थी और हमने तय कर लिया कि अब हमारी सेना पीछे नहीं हटेगी। अगर वो आएंगे तो उन्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। और यही गलवान में हुआ है, क्योंकि वो हमारे हिस्से में घुसकर आए हैं, हम उनके हिस्से में नहीं गए, हमारे सैनिक नहीं गए थे। और गलवान जहां पर है, मैं पिछले वर्ष मैं खुद होकर आया हूं, तो इसलिए हमारे मूवमेंट की जगह है, हम वहां जाते हैं और वहां पर चीनी सैनिक आ गए तो उसको चुनौती मिलनी स्वाभाविक है। और अगर वो उस पर वो युद्ध करने के लिए उतारू हैं तो युद्ध होगा। ये हमारी चॉइस नहीं है, युद्ध करना हमारी चॉइस नहीं है। लेकिन आप कब तक पीछे हटेंगे इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। लेकिन मैं आपको अपना अनुमान बताता हूं, क्योंकि मैं पूरे चीन की बॉर्डर पर चला हूं और मेरा अनुमान है, जो वहां के स्थानीय लोगों से बात करते करते, कम से कम 10,000 किलोमीटर जमीन ये चीन 1962 से आज तक हमारी छीन चुका है। और दुर्भाग्य देखिए कि एक भी गोली नहीं चली 1962 के बाद पहली बार ये लद्दाख में संघर्ष हुआ है। 50-60 सालों में बिना एक भी गोली चले 10,000 किलोमीटर सीमा ये चीन ने हमारी छीन ली। तो इसको आप कितना बर्दाश्त करेंगे? एक ना एक दिन आपको रोकना था और आपने रोका है, तो ये विरोध शुरू हुआ है। इसका 370 से कोई लेना देना नहीं है। लद्दाख में होने वाले परिवर्तन और वहां सीमा पर जो तैनाती हो रही है सेना की और टैंकों की, विमानों की, फाइटर जेट्स की, वहां पर हमने एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, वहां पर हम लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, से अपनी सड़कें बनाई हैं। जो अभी गलवान का मुद्दा था, वो वहां से हमने अपनी नई सड़क बनाई, इसके लिए उनको था। लेकिन हमने 50 साल तक केवल इसलिए सड़क नहीं बनाई क्योंकि चीन नाराज हो जाएगा। और इससे भी मजे की बात आपको कि हमारे पास एक पुल था सिंधु नदी पर, वो दुंगती ब्रिज कहलाता है, दुंगती। 1962 में हमारी सेना इस दुंगती ब्रिज से होकर लड़ने के लिए पार गई थी। और 1962 में युद्ध विराम के बाद भी 5 साल बाद 1967 में चीन ने हमें कहा, भारत की सरकार को, कि ये दुंगती ब्रिज हमें पसंद नहीं है, आप इसे तोड़ दीजिए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत की सरकार ने अपनी ही सेना को आदेश दिया कि चीन को पसंद नहीं है, इसलिए ब्रिज तोड़ दिया जाए। और आज तक भी उसके खंडर दोनों तरफ पिलर उसके हैं, आप जाकर देखिए, मन में क्या भाव आता है उस ब्रिज को देखकर। मैं तो उसके सामने खड़ा होकर हूँ, फोटो भी है मेरे पास। दोनों तरफ पिलर खड़े हुए हैं और हमने अपने हाथों से अपना बनाया पुल तोड़ दिया क्योंकि चीन को पसंद नहीं था। इस नीति से बहुत दिनों तक जिया नहीं जा सकता और इसलिए हमें मन से तैयार रहना चाहिए कि ये संघर्ष आगे बढ़ेगा। लेकिन इसमें ये राइडर भी है कि कोरोना के बाद चीन की ताकत कितनी रह जाएगी कि वो हमसे लड़ सके। इस पर अभी प्रश्न चिन्ह है। आने वाले कुछ समय में ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि चीन की हैसियत दुनिया में क्या होगी। धन्यवाद सर। सर, रवि भूषण जी का एक प्रश्न था कि वो कहते हैं कि वो कश्मीर के नागरिक नहीं है, पर वो जानना चाहते हैं कि कश्मीरी पंडितों को वहां पर कब वापस घर मिले जाएंगे और उन्हें प्रतिष्ठित किया जाएगा। साथ ही मैं अपना भी एक प्रश्न रखती हूँ। सर, जो अब सरकार बनेगी जम्मू कश्मीर में, क्या वो दिल्ली की तरह ही लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा संचालित होगी, यानी सीमित सरकार होगी, या फिर अन्य राज्यों की तरह सामान्य राज्य सरकार होगी? ये
प्रश्न दो पूछना चाह रही थी। आपका प्रश्न पहले ले लेता हूँ, क्योंकि जी। वो वहाँ के एक्ट में ही है। जब तक ये यूटी है तब तक वो दिल्ली की तरह ही होगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर को रिपोर्ट करेगी। लेकिन ये भी कहा गया है कि एक बार स्थितियां सामान्य होने के बाद वो फिर से फुल फ्लेज्ड स्टेट का दर्जा मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ भ्रष्टाचार जिस बड़ी सीमा पर व्याप्त था, उसमें कितने भी अच्छे नियम कानून दे दें, कितनी भी फंडिंग कर दें, लेकिन आप वहाँ पर उसको लागू नहीं करा सकते थे, क्योंकि भ्रष्टाचार इस हद तक वहाँ था। तो इसलिए अगर वहाँ पर कुछ भी अच्छा करना है तो केंद्र सरकार को अपने हाथ में लेना था, इसलिए यूटी बना है। और इसलिए जब तक यूटी रहेगा, इसलिए पहला चुनाव तो मुझे लगता है यूटी के रूप में ही होगा, लेकिन बाद में मुझे लगता है कि आगे चलकर यूटी रखने का कोई कारण नहीं है। बहुत सारी यूटी भी हमने तो फुल फ्लेज स्टेट बनाई है, तो इसलिए आने वाले कुछ वर्षों में मुझे लगता है कि वो फिर से एक स्टेट बनेगा और वहाँ पर पहले जैसी विधानसभा कायम हो जाएगी। अभी की स्थिति है कि जो पहला चुनाव होगा, लेकिन वो डिलिमिटेशन पहले होगा, डिलिमिटेशन के बाद डिलिमिटेशन। अब क्योंकि आपको आश्चर्य हुआ, डिलिमिटेशन भी स्वतंत्रता के बाद डिलिमिटेशन हुआ ही नहीं वहां पर। आपको आश्चर्य होगा, 3 लोकसभा के 3 चुनावों में वहां पर डायरेक्ट इलेक्शन ही नहीं हुआ, लोकसभा के इलेक्शन ही नहीं हुआ। वहां के विधानसभा, वहां की सरकार ने अपने 5 एमपी भेज दिए थे लोकसभा में और कहा था कि नहीं, लोकसभा में बैठा लीजिए। हमने तीन सत्रों तक, 15 साल तक बिना चुने एमपी हम लोकसभा में बैठाते रहे जम्मू कश्मीर से। तो इस तरह का वहां पर ये सब चला है वर्षों तक। वहां पर पहले 2 चुनावों में महिलाओं को वोट देने के अधिकार ही नहीं दिए गए, महिलाओं को वोट तीसरे चुनाव में मिला। आप सोच सकते हैं, भारत में पूरे देश में रिपब्लिक बन गया था और 2 चुनाव बिना महिलाओं के पार्टिसिपेशन के हो गए। तो ये जो था, इसलिए वहां पर ठीक करने के लिए जरूरी था। इसलिए पहली बार डिलिमिटेशन होगा और डिलिमिटेशन के बाद पहला चुनाव शायद यूटी के अंतर्गत ही होगा, लेकिन बाद में फिर वो फुल फ्लेज हो जाएगा। रवि भूषण जी का जो प्रश्न है, उसमें फिर मैं कहूँगा टर्मिनोलॉजी को थोड़ा समझें। कश्मीर का नागरिक अलग से नहीं होता, कश्मीर भी भारत का हिस्सा है और भारत की में डुअल सिटीजनशिप का कोई प्रश्न नहीं है। कश्मीर के रहने वाले भी सभी लोग भारत के नागरिक हैं, और भारत के नागरिक 370 के संशोधन के बाद और आर्टिकल 35A के रिपील होने के बाद भारत का हर नागरिक ये कश्मीर में जाकर रह सकता है, आप भी जा सकते हैं। और इसलिए कश्मीरी हिंदू समाज के लोग भी वो अपने घर जा सकते हैं, वो रह सकते हैं। उनके लिए तो कभी रोक नहीं थी, उनके पास वहां पर परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट उनके पास था, उनको वापस जाने से किसी ने नहीं रोका। और आपकी जानकारी के लिए पिछले 5-6 वर्षों में लगभग 10,000 लोग वापस गए भी हैं जो वहीं रह रहे हैं, और कुछ 100 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी एक भी दिन जम्मू कश्मीर घाटी छोड़ी नहीं। तो इसलिए उनको जाने में कोई तकनीकी कानूनी रोक नहीं है, लेकिन उनको जाना पड़ेगा और जाकर वहां पर अपनी जगहों पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए दावा करना पड़ेगा। श्रीनगर में घर लेके कभी भी रह सकते हैं, वो जम्मू में घर लेकर कभी भी रह सकते हैं। अपने गांव जाना चाहते हैं तो उनकी वहाँ प्रॉपर्टी है, वहां पर कुछ या तो बंजर पड़ी है या किसी का कब्जा है, उस कब्जे को चैलेंज करना पड़ेगा। वो तो हमें अपने घर में, जयपुर में भी कोई मेरे घर पर कब्जा कर लेगा तो मुझे चैलेंज करना ही पड़ेगा। तो भारत का कानून उनका साथ देता है, अगर वो जाकर अपनी प्रॉपर्टीज पर चैलेंज करेंगे तो उनको उनका हक मिलेगा। इसमें कुछ नहीं है, हर भारतीय नागरिक जा सकता है, वो भी भारतीय नागरिक हैं, वो भी जा सकते हैं जब चाहें तब। जी सर, अगला क्वेश्चन सर, कि जी जब मैकमोहन लाइन का निर्धारण हुआ तब हाँ, तिब्बत के प्रतिनिधि के अलावा चीन का भी कोई प्रतिनिधि था या नहीं? था। साथ ही मैं अनूप जी एक प्रश्न पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पीओटीएल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है इंडिया के लिए। क्या ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा आगे जाके अफगानिस्तान के लिए? क्या ये एक ऑल्टरनेटिव रूट जैसा देखा जा सकता है शाहबाग के अलावा? तो ये 2 क्वेश्चंस। हाँ, देखिए, अल्टरनेट रूट नहीं, यही मेन रूट है। गिलगित को जैसे ही हम पार करते हैं, वाखन कॉरिडोर तो बाद में बनाया गया, बहुत छोटा सा एक 50 किलोमीटर की पट्टी है, उसको पार करके केवल अफगानिस्तान जाने का नहीं, दुनिया के 40 देशों में, पूरा यूरोप और पूरा सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट, इतना तक हम बाई रोड जा सकते हैं अगर ये पीओटीएल हमारे पास में है। तो इसलिए पीओटीएल बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब तक पीओटीएल हमारे नियंत्रण में था तब तक हम दुनिया के व्यापार का 1/3 से ज्यादा हिस्सा हम करते थे। यही सिल्क रूट का हिस्सा है। गिलगित उसका सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा था,
जहाँ से हम सिल्क रूट पर जाकर पूरे दुनिया में व्यापार करते थे। इसलिए POTL को वापस लेना और वहाँ पर अपनी पुराने सारी चीज़ों को दोबारा कायम करना, यह मेन रूट का हिस्सा है, ये अल्टरनेट रूट नहीं है, इसको हमें करना होगा। और इसलिए ये भी ध्यान में देना चाहिए कि ये कोई पाकिस्तान को गुस्सा आया और वो कश्मीर को मिला लेना चाहता था इसलिए उसने हमला कर दिया, ऐसा नहीं है। अगर हम अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि पाकिस्तान तो केवल मोहरा था, दुनिया की बहुत सारी बड़ी ताकतें ये चाहती थी ये भारत के पास न रहे, क्योंकि दुनिया में जो व्यापार का चैलेंज देने की स्थिति में भारत आ सकता था। आज आप कल्पना करें कि POTL हमारे पास होता तो हमारा व्यापार की गिनती शुरू ही 33% होती ग्लोबल मार्केट से होती थी, जो आज 3% पे है और हम आत्मनिर्भर के नारे लगा रहे हैं। तो इसलिए दुनिया चाहती थी कि हमारे हाथ से वो पूरा रूट निकल जाए, जिसके लिए पाकिस्तान को उकसाया गया, पाकिस्तान को सहायता भी दी गई। इसलिए ये अल्टरनेट रूट नहीं, यही रूट है जिससे हम सोने की चिड़िया बने थे। और आज भी अगर हमें फिर वापस वही स्थिति में जाना है तो हमें फिर से वो हिस्सा अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। एक और हिस्सा आपने बोला था, मैं क्या बोला, दोहराएंगे क्या? जी, मैं सर ये हाँ। प्रश्न मैंने पूछा था कि जब मैकमोहन लाइन का निर्धारण हुआ तब तिब्बत के प्रतिनिधि के अलावा चीन का भी कोई प्रतिनिधि था या नहीं? हाँ, चीन के दोनों के प्रतिनिधि आए थे शिमला में जब ये बैठक हुई, अंग्रेजों ने बुलाई थी, लेकिन दोनों ही इतने कमजोर थे कि अंग्रेजों के सामने बोलने की उनकी हैसियत नहीं थी, हिम्मत नहीं थी, और इसलिए तिब्बत ने और चीन ने दोनों ने उस पर साइन किए हैं और उसके बाद ही ये मैकमोहन लाइन बनी है। शिमला में ये मीटिंग हुई थी। और मुझे लगता है कि जब ये फिर मैंने जैसा कहा कि जो चीन और पाकिस्तान दोनों जिम्मेदार देश नहीं है, क्योंकि पहले दुनिया भरोसा पाकिस्तान पर करती थी, हमें छोड़कर चल रही थी। आज दुनिया समझ चुकी है कि भारत एक जिम्मेदार देश है और उसका साथ हमेशा लिया जा सकता है, जबकि पाकिस्तान और चीन ये दोनों ही उनके लिए कभी भी चुनौती बन सकते हैं। इसलिए दुनिया की भी राय बदली है और उसका लाभ हमें मिलेगा और शक्ति भी हमारी बढ़ी है, और तो निश्चित रूप से हम उसका भी लाभ ले सकेंगे। सर हमारी जिज्ञासाओं का समन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम इससे अति लाभान्वित